Chapter number 2, Research in Psychology. The Scientific Method. देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिसर्च में कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं और वो जो प्रेडिक्शन है वो हमारी कॉमन सेंस पे बेस करती है या हमारे अंदाजे पे बेस करती है, तो जो हमारी प्रेडिक्शन है वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने कुछ साइंटिफिक प्रेडिक्शन करनी है या कंक्लूजन पे रीच करना है साइंटिफिकली, तो फिर हमें साइंटिफिक मेथड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये चार चीज़ें एक मेथडोलॉजी में होंगी तो फिर ही हम उन्हें कहेंगे कि ये एक साइंटिफिक मेथड है। देखिए, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंटिफिक मेथड जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारी कंक्लूजन है या जो हमारी फाइंडिंग है ये साइंटिफिक है। सबसे पहले है कि आपने कोई ना कोई आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए या आपको उस टॉपिक की पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उसका पता होना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है। लाइक साइकोलॉजी में ज़्यादातर हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को देख के किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं कन्फर्मिटी थ्योरी। कि जो लोग हैं वो भेड़ चाल होते हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, ठीक है। फिर हमने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, जैसा कि मैंने कहा कि हम रिसर्च करना चाहते हैं कन्फर्मेटिव बिहेवियर पे, कि जो लोग होते हैं ग्रुप्स में वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर कोई हरकत करता है तो दूसरा बंदा उसको देखे दिखाई वैसी हरकत करना स्टार्ट कर देता है। इस टॉपिक को अगर मैंने एक्सप्लेन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। लाइक अगर हम रोड पे जाते हैं, ठीक है, और रोड आगे से ब्लॉक है और 2 से 3 रास्ते हैं उधर से निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि जिधर एक गाड़ी ये मुड़ना स्टार्ट करती है सारे लोग उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं, ठीक है। उसके उस बिहेवियर को कंफर्म करने लग पड़ते हैं, भेड़ चाल में उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। हो सकता है वो जो गाड़ी वाला है उसको खुद रास्ते का नहीं पता, लेकिन हम क्या है कि उसको देखे दिखाए उसके बिहेवियर को फॉलो करने लग पड़ते हैं। लाइक अगर ब्रिज पे कोई एक बंदा ब्रिज के सेंटर पे खड़ा होके नीचे देखता है, तो अक्सर जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं जब वो उस जगह से गुजरेंगे तो वो भी रुकेंगे और देखेंगे कि वो नीचे क्या देख रहा है। तो इसको हम कहते हैं कन्फर्मेटिव बिहेवियर, कि हम एक दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये एक टॉपिक था कन्फर्मेटिव बिहेवियर। इसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का बताएंगे, उसकी फर्स्ट स्टेप में बताएंगे कि ये टॉपिक है हमारा। सेकंड स्टेप में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बिहेवियर होता क्या। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाजमी है कि हमें इसके लिटरेचर के बारे में पता हो, इस टॉपिक के बारे में जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उसके बारे में हमें पता हो, ठीक है। तो फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कोई टॉपिक है उसके बारे में हमें कोई ना कोई फाइंडिंग्स तक हमने पहुंचना है, तो हमने एक रिसर्च डिज़ाइन बनाना है कि हमने किस मेथोडोलॉजीज को यूज़ करते हुए डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। जो डाटा इकट्ठा करना है, ये कह लें कि हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें बताता है कि हमने किस तरह का डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये कन्फर्मिटी थ्योरी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं कि लोग कंफर्म करना चाहते हैं, इसको हम डिफरेंट वेज से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए या इसको मैयर करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी होगी। इस बिहेवियर को पहले कंफर्म करने के लिए हम जो है वो सर्वे रिसर्च कर सकते हैं, लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या वो दूसरों को फॉलो करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। सो जिस तरह से जिस वे में हमने डाटा इकट्ठा करना वो हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है। आगे जाके जब हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे तो उससे हमें इस टॉपिक के बारे में थर्ड पॉइंट का मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। जिस तरह से आपने डाटा इकट्ठा करना है बेसिकली वही आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है। लाइक आप इस बिहेवियर को, कंफर्मेटिव बिहेवियर की जो रिसर्च आप कर रहे हैं, ये आप एक्सपेरिमेंटल वे में भी कर सकते हैं, आप सर्वे रिसर्च में भी कर सकते हैं लोगों से डायरेक्टली पूछ के। प्लस आप जो कह लें कि ये जो रिसर्च अवेलेबल है,
ठीक है, इसको डिफरेंट वेज में इसकी फाइंडिंग्स या इसके डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपने नंबर 4 स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग दी फाइंडिंग्स। आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं अपनी रिसर्च की, उसको आपने कंक्लूड करना है। आपने फाइंडिंग्स में ये बताना होता है कि आपकी रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या वाकया ही लोग जो हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं, अगर फॉलो करते हैं तो उसकी आपने थोड़ी सी बेसिस बतानी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च में ये फाइंडिंग आती है कि नहीं, लोग जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर इस सिचुएशन में तो लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरी जो सिचुएशंस होती हैं उनमें फॉलो नहीं करते, तो आपने बताना है कि आपकी रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग्स क्या है, प्लस आपकी जो फाइंडिंग्स हैं जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है। सो फाइंडिंग्स में एक तो आप अपनी रिसर्च के बारे में बताते हो कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है, प्लस आप ये बताते हो कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं जो जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनसे डिफरेंट है या उनसे मैच करती हैं। ठीक है, तो ये जो सारे मेथड्स हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी स्टडी है वो साइंटिफिक है, और क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप किया गया, सिस्टमेटिकली किया गया है, और तमाम जो 4 स्टेप्स हैं जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च में होने चाहिए वो उसमें शामिल है। जब हम जब हम साइंस की बात करते हैं या साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज़ आती है वो है थ्योरी। और हम देखते हैं कि जितने भी कह लें कि सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है या नेचुरल साइंसेज है, सब में हम थ्योरीज या लॉज की बात करते हैं। सो थ्योरीज होती क्या है? थ्योरीज बेसिकली क्या है कि जो ब्रॉडर फिनोमिनाज हैं या डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। देखें, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं, लाइक जो हमारा बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या कह लें कि उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं, इजी एक्सप्लेनेशंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थ्योरीज कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बंदे के माइंड में आते हैं। ठीक है, और उनको जो हम एक्सप्लेन जब करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उनको एक ईजी वे में उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ईजी वे में जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन ही क्या है, थ्योरी है। ठीक है, अब थ्योरी जो है उस पे हम पहुंचते कैसे हैं या उसके तक हम रीच कैसे करते हैं, वो दैट इज थ्रू रिसर्च। ठीक है, अभी क्या है कि जो प्रीवियस रिसर्चेज होती हैं उनमें भी डिफरेंट थ्योरीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनको एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, लाइक कोई भी फिनोमिना है, ठीक है, जो कि आप डे लाइट में देखते हैं या रोज उसके बारे में सोचते हैं, या लोग हैं, लोगों का कोई ओपिनियन है उसके मुतालिक पर्टिकुलर, तो लोग क्या है उसकी क्या कर लेंगे, एक थ्योरी डेवलप कर लेंगे, या जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक कह लेंगे सिंप्लीफाइड सी बात जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि वो बात जो है वो कह लें कि लोगों की ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन वो बात जो है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट भी हो सकती है। अब जो साइंटिफिक मेथड है वो इस चीज़ को प्रूव करेगा कि वो जो लोग हैं या जो लोग बिहेवियर को जिस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्या वो वाकई ही एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि वो जो लोगों की थ्योरी थी वो वाकई ही वैलिड है या इनवैलिड है। अब क्या है कि डिफरेंट अदवार में उन कह लें कि थ्योरीज को या जो लोगों की कह लें कि एक ब्रॉडर थिंकिंग थी किसी चीज़ के बारे में, उसको स्टडी किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि साइंस भी उसको वैलिड करने लग पड़ेगी कि वो जो लोगों की बात है वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ थ्योरी जो कि पर्टिकुलर इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी थी कन्फर्मेटिव बिहेवियर की एक थ्योरी है। हम सब लोग ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अगर हमने इस चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करना है तो ये एक थ्योरी है कि जी लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब हम इसको कह लें कि प्रीवियस जो पुराने साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी स्टडी किया होगा डिफरेंट मेथडोलॉजीज को यूज़ करके। जो आज के साइंटिस्ट हैं वो भी डिफरेंट सिचुएशंस में देखते हैं क्या लोग दूसरों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो अब क्या है कि ये एक थ्योरी बन चुकी है, सही है। ये क्या है, एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है कि लोग जो है वो एक दूसरे को क्या लें कि फॉलो करते हैं, उनके बिहेवियर
वो एक दूसरे के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। अब ये एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है जिसको हमने बड़े ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया, तो ये क्या बन चुकी है, एक थ्योरी बन चुकी है, ठीक है। अब क्या है कि ये चीज़ें आई कैसे हैं, ये इंसान की जो क्यूरियोसिटी थी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, एक फैक्ट को अगर हम बार बार देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस फिनोमिना को बड़े ही साइंटिफिक वे में, बड़े ही लॉजिकल वे में थ्योरी के फॉर्म में पेश कर देते हैं, ठीक है। ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक थ्योरी है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने वालिदैन को फॉलो करते हैं। वालिदैन घर में जिस तरह की हरकतें करेंगे, जिस तरह का डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को और देखते हैं कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चों को किसी चीज़ का कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज़ को फॉलो करें, तो हमें घर में वो चीज़ खुद से करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि ये एक फिनोमेना है जिसको हमने एक सिंप्लीफाइड वे में बता दिया है, और थ्योरी क्या बन गई कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, जो पेरेंट्स एक्ट करते हैं बच्चे भी देख के उसी तरह के सिमिलर एक्ट्स करते हैं। इसी तरह एक और थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस थ्योरी का नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी रोड पे या किसी जगह पे एक्सीडेंट होता है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर ज़्यादा बंदे जो हैं वो उस एक्सीडेंट को वॉच कर रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट उनके अंदर आ जाता है कि वो ये समझते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग मौजूद हैं एक्सीडेंट की जगह पे, तो वो ये कहते हैं कि हमारी बजाय किसी दूसरे को, जो विक्टिम है उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सो जितने ज़्यादा बाई स्टैंडर्ड्स होंगे या जितने ज़्यादा विटनेसेस होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि जो विक्टिम है उसको जो एड मिलनी है, फर्स्ट एड मिलनी है या उसकी जो हेल्प होनी है, उतना चांस है कि वो डिलेड हो जाएगी। इधर इन्होंने बुक में एक केस को डिस्कस किया जिसमें एक लड़की थी, कैटी किटी जिसका नाम था, और क्या था कि वो एक अपने घर पे मौजूद थी और उस पे तशद्दुद किया गया, किसी ने उस पे तशद्दुद किया, उस पे छुरियों से वार किया और वो चीखी चिल्लाई, उसने हेल्प के लिए बोला, और लेकिन क्या था कि किसी ने भी उसकी हेल्प ना की और एट द एंड क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब उन्होंने जब इस चीज़ को स्टडी किया तो उनको पता चला कि 38 नेबर्स जो थे उसके, जो उसके इर्द गिर्द के फ्लैटों में रहते थे, उसने उसकी उनकी आवाज़ें सुनी जिसमें वो हेल्प के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प ना की, क्योंकि हर एक ने ये कहा, हर एक ने ये समझा कि कोई दूसरा उसकी हेल्प कर देगा। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल उनके माइंड में क्या था कि देखिए इतने ज़्यादा नेबर्स हैं, कोई भी उसकी हेल्प कर सकता है, तो हम क्यों हेल्प करें। तो ये अब क्या है कि एक थ्योरी बन चुकी है जिसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में देख सकते हैं। रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तब हम देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा लोग हैं एक्सीडेंट की जगह पे मौजूद, तो हो सकता है कि वो विक्टिम की हेल्प करने की बजाय हो सकता है कोई बंदा कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि मैं विक्टिम को जाके पानी पिलाऊं या जल्दी से 1122 को कॉल करूं सो दैट विक्टिम की जल्दी से हेल्प हो सके। सो डिफरेंट सिचुएशंस में हम इस थ्योरी को देख सकते हैं। अब क्या है कि ये एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है फिनोमिना की, कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई विक्टिम होता है और वो जो बाई स्टैंडर्ड या जो विटनेसेस हैं, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होती है तो फिर चांस ज़्यादा है कि विक्टिम की हेल्प जो है वो कम लोग उस तरफ जाएंगे या डिलीड हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्या है कि एक कह लें कि फिनोमिना है जिसको उन्होंने थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी के बाद आ जाती है हाइपोथेसिस। देखें, थ्योरी जो है वो ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिनोमेना की, और हाइपोथेसिस क्या है कि जब हम थ्योरीज को नैरो डाउन करते हैं सो दैट हम उनको टेस्ट कर सकें, तो वो जो स्टेटमेंट्स जिनको हम टेस्ट करना चाहते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि वो एक थ्योरी है। अब देखें, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिफरेंट सिचुएशंस में इस चीज़ को देख सकते हैं, इस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रोड एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे देख सकते हैं क्या लोग जो हैं वो विक्टिम की हेल्प करते हैं कि नहीं करते। अगर ज़्यादा बंदे हैं तो क्या विक्टिम की हेल्प करने की कह लें जो टाइम है उसमें डिले आ जाता है कि नहीं, ठीक है। उस चीज़ को आप डिफरेंट सिचुएशन में चेक कर सकते हैं।
जैसे हमने कैटी का वुमेन का केस पढ़ा कि उस पे एक हमला कर रहे थे, ठीक है, लोग उस पे किसी बंदे ने हमला किया और उसने स्क्रीम किया, हेल्प के लिए किया, लेकिन क्या है कि उसके जो नेबर्स हैं उन्होंने उसकी हेल्प ना की। तो वो क्या है कि एक सेपरेट सिचुएशन है। जब अगर हम रोड पे इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं कि रोड में ड्यूरिंग एक्सीडेंट लोग हेल्प करते हैं, तो ये एक डिफरेंट फिनोमिना है। इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी शॉप में अगर कोई डकैत आ जाते हैं, ठीक है, और वो जो लोग हैं, जो विटनेसेस हैं उस चीज़ के, जो बाहर बैठ खड़े हैं, क्या वो जल्दी से कह लें कि पुलिस को कॉल करना करते हैं कि नहीं करते, या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं क्योंकि दूसरा पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। सो क्या है कि इस थ्योरी को जब हम टेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, ठीक है, और ऐसी डेफिनेशन होती है जिसको आप रिसर्च के थ्रू टेस्ट करना चाहते हो। आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको जब आपने टेस्ट करना है तो आपने अपने स्कोप को नैरो डाउन करना होता है, क्योंकि थ्योरी तो एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है। आपने उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में जब चेक करना है अपनी थ्योरी को, तो आपने उसकी कोई ना कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, उसको नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन करके फिर क्या है कि आपने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजीज को यूज़ करते हुए उस स्टेटमेंट को चेक करना है कि आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। लाइक अगर मैं देखना चाहता हूँ कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, वो अप्लाई होती है रोड एक्सीडेंट्स में कि नहीं, तो फिर मैं ये हाइपोथेसिस बना सकता हूँ कि इफ़ नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स increases during a road accident, the chances of help given to victim और टाइम इन विच हेल्प इज गिवन टू द विक्टिम डिक्रीजेस, ठीक है। सो क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स होंगे या विटनेसेस होंगे ड्यूरिंग अ रोड एक्सीडेंट, उतना कम उतना ज़्यादा चांस है कि विक्टिम को जो हेल्प है वो डिले हो जाएगी, सही है। सो क्या है कि मैंने इसकी अपनी ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी थी उसको नैरो डाउन करके उसकी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बना ली। अब इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को मैं जो हूँ वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हुए टेस्ट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट जो कह लें कि रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको फॉर एग्जांपल मॉनिटर कर सकता हूँ, या ऐसी रोड या ऐसा चौक जिधर एक्सीडेंट्स होते हैं उधर एज अ रिसर्चर जाके अपनी इस हाइपोथेसिस को चेक कर सकता हूँ, और जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है उसको मॉनिटर करके देख सकता हूँ लोगों के बिहेवियर को कि क्या जब ज़्यादा बंदे होते हैं तो क्या जो विक्टिम है उसको हेल्प मिलने में डिले तो नहीं हो जाता। इस चीज़ को बाकायदा ऑब्जर्व कर सकता हूँ रियल टाइम में चीज़ों को ऑब्जर्व करके। सो हाइपोथेसिस क्या है, एक ऐसी ऑपरेशनल डेफिनेशन है जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये ली किधर से जाती है, ये थ्योरी से ही ली जाती है, लेकिन थ्योरी को नैरो डाउन किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा, प्लस कौन सी डेफिनेशन बनाऊँगा। ये मेरी इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है, जो मेरे पास टाइम है या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं कि ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, ठीक है, जिसको रिसर्चर खुद से डेवलप करता है और बाद में मेजर करता है। अगर कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, फियर के रिलेटेड, तो वो फियर के ऑपरेशनल डेफिनेशन कह सकता है कि दिस इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। अब देखिए अगर उसने ये डेफिनेशन बनाई है तो उसके पास इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो लोगों के हार्ट रेट को मेजर कर सके, तो तब ही वो अपनी इस डेफिनेशन को या ऑपरेशनल डेफिनेशन को मेजर कर सकता है कि इंक्रीज इन हार्ट रेट मीन्स कि आप ज़्यादा फियरफुल फील कर रहे हैं। लेकिन दूसरा रिसर्चर है वो इससे डिफरेंट वे में हाइपोथेसिस डेवलप कर सकता है। वो लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकता है कि फियर के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, या वो किस चीज़ को फियर कहते हैं। तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो हार्ट रेट को मेजर करे और फिर कहे कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा तो फियर है। वो लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन करके उनसे उनके कह लें कि व्यूज़ पूछ सकता है फियर के बारे में। सो डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करके और बाद में उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और बस मेन हमें ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरी है वो ब्रॉडर एक्सप्लेनेशंस होती हैं और हाइपोथेसिस जो होती हैं वो नैरो प्रेडिक्शंस होती हैं। और हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम बनाते ही इसलिए हैं कि सो दैट हम उसको मेजर कर सकें।
साइकोलॉजिकल रिसर्च। देखिए अब रिसर्च क्या होती है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। तो जो रिसर्च है बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज जो किया जाता है इसको ही हम रिसर्च कहते हैं। देखें सिस्टमेटिकली हम इंक्वायर कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, और हम क्या, हमारा मकसद क्या है कि न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, ठीक है। देखें डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस हैं या जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनको हम क्या करते हैं थ्रू रिसर्च हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या न्यू जो होती हैं थ्योरीज या हाइपोथेसिस उनको डिस्कवर करते हैं। और इससे क्या होता है, रिसर्च से एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज आता है, ठीक है। आप एक चीज़ है उसको रैंडमली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ मोस्टली सिचुएशंस में ऐसी ही है, पर्टिकुलरली हम किसी बिहेवियर को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, आपको लगता है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप समझते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए रिसर्च करेंगे, और उसके लिए आप एविडेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को आप डिफरेंट सिचुएशंस में देखेंगे, ठीक, उसकी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको मेजर करेंगे। सो रिसर्च क्या है, बेसिकली एडिशन है न्यू नॉलेज की या डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने की, सो दैट हम उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है कि बेसिकली जो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। सो जो डिफरेंट लोग हैं या जो पॉपुलेशन है उनके कह लें कि बिहेवियर के रिलेटेड जो रिसर्च है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। कि हम लोगों का जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली वे में, या उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। आर्काइवल रिसर्च क्या है, ये ऐसी रिसर्च की टाइप है जिसमें आप जो ऑलरेडी प्रीवियस डाटा मौजूद है उसको देखते हुए या उसको स्टडी करके या एनालाइज करके आप अपनी फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स को कम्युनिकेट करते हैं या अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो देखना चाहता है कि इफ़ देयर इज़ जेंडर डिफरेंसेस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, के जो मर्द जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कोई फ़र्क है एकेडेमिया में कि नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे, एक मेल्स का ग्रुप हो गया और एक फीमेल्स का ग्रुप हो गया। अगर आप ये वाली रिसर्च अपनी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, उनके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा। आप उस जो रिकॉर्ड है उसको डिवाइड कर सकते हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। एक मेल्स के रिकॉर्ड को प्लस फीमेल्स के जो एग्जाम्स के रिकॉर्ड हैं उनको, और आप दोनों को डिवाइड करके डिफरेंट रिकॉर्ड्स में आप ये एनालाइज कर सकते हो कि क्या फीमेल जो हैं उनके बेटर ग्रेड्स हैं या जो मेल्स हैं उनके बेटर ग्रेड्स हैं। तो आर्काइवल रिसर्च में आपने क्या किया कि जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा था आपने उसको यूज़ किया और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया। इसके लिए आप अपने जो कह लें जो डेटाबेस होता है जैसे कॉलेज रिकॉर्ड है या डिफरेंट जो डेटाबेसेस होते हैं उनको आप उनसे डाटा ले सकते हो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग से डाटा ले सकते हो, न्यूज़ इंटरव्यूज़ हैं उनसे डाटा ले सकते हैं। मीन्स कि जो डाटा है वो पहले से अवेलेबल है और आप उस डाटे की बेस पे अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है इस रिसर्च का कि देखो आपको खुद से डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़ा, डाटा पहले से मौजूद था। लेकिन इसका अब एक नुकसान भी है कि आप जो डाटा यूज़ करना चाहते थे मे बी वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो उसमें कह लें कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। अगर उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी तो फिर क्या है कि आप अपनी रिसर्च को अपने प्लान के मुताबिक नहीं कर सकते। लाइक अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे थे, जेंडर की परफॉर्मेंस को, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स की, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्या लें कि पेपर्स के ऊपर से जो रोल नंबर है खाली वो लिखे हैं, लेकिन रोल नंबर से अगर ये नहीं पता चल सकता कि ये जो जिसने एग्ज़ाम दी है वो मेल है या फीमेल है, तो क्या है कि आप उस डाटा को फिर यूज़ नहीं कर सकेंगे अपनी रिसर्च से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डाटा आप यूज़ करना चाहते हो उसमें कोई ना कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और ये कह लें कि एक नेगेटिव साइड है आर्काइवल रिसर्च की। और पॉजिटिव साइड ये है कि ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है और आपको अलहदा से खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ी डाटा इकट्ठा करने के लिए।
नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में जो बेसिकली रिसर्चर है या जो इन्वेस्टिगेटर है वो बिहेवियर को एनालाइज करता है नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो खुद से किसी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करता। जैसे हमने पहले डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली केस की एग्जांपल पढ़ी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या जो ऑब्जर्वर्स होते हैं या विटनेसेस होते हैं क्या वो विक्टिम की हेल्प करते हैं कि नहीं करते, तो क्या है कि इस केस में जो रिसर्चर है उसको खुद से जाके ये चीज़ें नेचुरल वे में देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एक रोड है जिधर अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो रिसर्चर क्या करेगा, उस रोड पे जाके बैठ जाएगा या कोई, और जब भी एक्सीडेंट होगा वो देखेगा कि क्या जो विटनेसेस हैं क्या वो विक्टिम की हेल्प करते हैं कि नहीं करते। तो क्या है कि उसने नेचुरल ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो लोगों का बिहेवियर है वो क्या है। ये इस तरह की रिसर्च अगर अक्सर आप टीवी में देखते होगे कि जब एनिमल बिहेवियर को देखा जाता है कि जंगलों में जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से रहते हैं। सो आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर जो कह लें जो साइंटिस्ट हैं या जो कह लें कि किसी एनिमल के बिहेवियर के बारे में जो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जंगल में जाके जानवरों के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उनकी कह लें कि जो लाइफ की डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। सो क्या है कि ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो नेचर के अंदर कह रहा है देख रहा है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में देख रहा है कि लोगों का बिहेवियर क्या होता है। वो इन्वायरमेंट की किसी चीज़ को कह लें कि खुद से मैनिपुलेट नहीं करता, किसी चीज़ को वो छेड़ता नहीं है, वो एज इट इज़ इन्वायरमेंट में देखता है कि लोगों का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है इस रिसर्च का कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और और जो भी फैक्टर्स को वो मेजर करना चाहता है अपने इंटरेस्ट की उनको वो खुद से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसने एज इट इज़ उनको कह लें कि स्टडी करना है। सर्वे रिसर्च देखिए, अगर हमने लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करना तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोगों से डायरेक्टली उनकी किसी भी प्रेफरेंस के बारे में, किसी भी बिहेवियर के बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसके बारे में डायरेक्टली हम उनसे पूछ लें। इस तरह की जो रिसर्च है उसको हम कहते हैं सर्वे रिसर्च, ठीक है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है, स्पेशली जब हम लोगों के जो पॉपुलेशन है या लार्जर ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उनसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में, उनके एटीट्यूड्स के बारे में, और हम एक बड़े साइंटिफिक वे में कह लें कि उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनसे जो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं या जो कंक्लूजन्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब सर्वे रिसर्च जो है इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सैम्पलिंग करना, कि आपने जो भी पॉपुलेशन है जिससे आपने क्वेश्चन करना है, आपने उस पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ऐसा सैंपल जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं झेलम सिटी में देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोग किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को वोट देंगे और कौन सी पार्टी झेलम में पॉपुलर है, तो इसके लिए क्या है कि मैं पूरी पॉपुलेशन से तो डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूँगा कि झेलम के अंदर जो डिफरेंट टाउन्स हैं या जो डिफरेंट मोहल्ले हैं उनमें से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उनको सेलेक्ट करके उनसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लूँगा। अगर तो मेरा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है तो इसका मतलब ये है कि मैंने झेलम के हर कोने कोने से लोगों से उनकी राय ली है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह से राय ले लूँगा लोगों से और कहूँगा कि पूरे झेलम के लोगों की ये पर्टिकुलर राय है, तो वो गलत होगा। तो इस वजह से हमें सैंपल बड़ा सोच समझ के इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा सैंपल इकट्ठा करना चाहिए और ट्रूली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो वो उसी सूरत में होगा, लाइक मैं जो रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि लोग जो है नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वोट देंगे। अगर मैं पूरे झेलम में हर टाउन से, हर मोहल्ले से कुछ ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करूँ, वो लोगों में से फीमेल्स भी होने चाहिए, मेल्स भी होने चाहिए, यंग बंदे भी होने चाहिए, बूढ़े भी होने चाहिए, सो दैट मेरा जो सैंपल है वो ट्रूली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। और ये जो रिसर्चेज होती हैं ये बड़ी स्मार्टली हम इनको कह लें कि डिज़ाइन कर सकते हैं कि फ्यू थाउजेंड लोगों से सैंपल लेके पूरी जो 1 लाख की पॉपुलेशन है उनकी प्रेफरेंसेस को हम बता सकते हैं, और इलेक्शंस में या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ये मेथड यूज़ किए जाते हैं और बड़े एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा बंदा आगे इलेक्शन विन करेगा।
केस स्टडी। अच्छा, देखिए जब कोई एक इवेंट होता है और उस इवेंट को अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उससे कोई ना कोई हम कह लें कि सबक सीखना चाहते हैं या डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनकी स्टडी करना चाहते हैं उस इवेंट को बुनियाद बना के, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ केस स्टडी मेथोडोलॉजी। देखें, अब साइकोलॉजिस्ट क्या है कि वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट को फोकस बना के उसमें जो लोगों का बिहेवियर है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या वर्जीनिया में किलिंग्स हुई हैं या स्कॉटलैंड एयरपोर्ट पे जो 2007 में कह लें कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, या एपीएस है उसमें जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो क्या है कि एक इवेंट है। उस इवेंट को जो साइकोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट वेज में स्टडी करके जो डिफरेंट लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करके या स्टडी करके डिफरेंट कह लें कि कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो टेररिस्ट जो कि खुदकुश हमले करते हैं उनकी क्या सोच होती है, ठीक है, उनको किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका के सोशल बैकग्राउंड क्या होता है, उनका मेंटल कैपेसिटी क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल पुलिस है कोई ऐसे टेररिस्ट को पकड़ती है जो कि खुदकुश हमला करने वाला था और वो पहले पकड़ा गया है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इंटरव्यू के थ्रू वो जो मेंटेलिटी है उस हमलावर की उसको स्टडी कर सकते हैं। हम वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एक छोटी उम्र के बच्चे को मजबूर करते हैं एक टेररिस्ट बनने को, उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसने एक इवेंट को लिया और उसमें जो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करके क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से स्टडी करके उस चीज़ को जर्नलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल एक जो खुदकुश हमलावर है उसकी मेंटेलिटी को अगर हम स्टडी कर लें, तो जो डिफरेंट खुदकुश हमलावर बनने की जिन लोगों में कैपेसिटी है या वो लोग जो इस तरफ जा सकते हैं, हमें उसके बारे में इंसाइट मिल सकती है। तो ये क्या हो गया, एक केस स्टडी होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एपीएस का जो वाक्य हुआ उसमें जो क्या लेके ऐसे चिल्ड्रन या बच्चे थे जो कि सरवाइव करके उन पे उस इवेंट के क्या असरात हुए, उससे उनकी सोच जो है वो कैसे तब्दील हुई, उससे उनकी जो लाइफ है उस पे क्या इफेक्ट्स आए, नेगेटिव इफेक्ट्स आए, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने उस इवेंट के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया हो डर से, फियर से। तो क्या है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट हम किसी भी एक केस को, एक इवेंट को डिटेल में उसके अंदर जो मेन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और उनको स्टडी करके उनके बिहेवियर को एनालाइज करके उनकी थिंकिंग को एनालाइज करके उससे हम जर्नल इन्फ्लुएंसेस बना सकते हैं और उन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि जनरली लोग जो हैं उन पे क्या असरात होते हैं किसी भी इवेंट के, या जो लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं या जो सोच है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक है। सो क्या है कि हम किसी एक चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करके किसी एक इवेंट को उससे बहुत सारी जनरलाइजेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो सेगमेंट फ्रॉयड था वो क्या करता था कि जो उसके पेशेंट्स होते थे उनको इंडिविजुअली उनके साथ साइको एनालिसिस करता था, उनसे इंटरव्यू करता था, उनसे बड़ी ज़्यादा डिटेल में बात करता था, बड़ी ज़्यादा डिटेल्स लेता था और उन्हीं डिटेल से वो क्या है कि जर्नलाइजेशंस कर लेता था कि जी ये जो पर्टिकुलर पेशेंट्स जो हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई डिप्रेशन से अगर गुजर रहा है तो उसकी जो थिंकिंग है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, उसका बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट होता है। वो एक इंडिविजुअल को इन डेप्थ उसकी स्टडी करके उससे क्या है एक कंक्लूजन ड्रा कर सकता था जो कि बाद में जनरल पीपल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो केस स्टडी मेथोडोलॉजी साइकोलॉजी में बड़ी ज़्यादा वास्टली यूज़ होती है और इसकी बड़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। कोरिलेशन स्टडी, कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिसर्च मेथड्स में कोरिलेशन रिसर्च काफ़ी वाइडली यूज़ होती है। जब रिसर्चर दो डिफरेंट वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम कोरिलेशन स्टडी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, लाइक स्टडी टाइम और टेस्ट स्कोर जो हैं आपस में एक दो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। लाइक जितना ज़्यादा आप टाइम स्टडी को दोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई को टाइम दोगे, उतनी अच्छी आपके टेस्ट के स्कोर्स आएंगे। अब क्या है कि ये दो
डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा टाइम देते हैं स्टडी को, उनके क्या है टेस्ट स्कोर्स अच्छे आते हैं। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है इसकी हम स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में कितने कोरिलेटेड है, आपस में कितने एक दूसरे से कह लें कि रिलेशन में है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की रिलेशनशिप होती है, एक है पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक है नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। लाइक जैसे जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट स्कोर आएगा, तो ये क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है। मीन्स कि स्टडी टाइम इंक्रीज करने से आपके टेस्ट स्कोर्स क्या हुए इंक्रीज हुए। अब कोरिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में मेजर किया जाता है और इसकी जो रेंज है वो -1 से लेके +1 तक होती है, और जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो 0 से लेके +1 तक होती है, ठीक है। जब आप दो वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, कोरिलेशन रिसर्च की। जैसे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, जब दो वेरिएबल्स की आपस में कह लें कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब आप एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। जैसे आप स्टडी को ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका टेस्ट स्कोर भी ज़्यादा आएगा। इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसकी रेंज क्या होती है 0 से लेके +1। +1 के जितने करीब हमारी वैल्यू आएगी हम कहेंगे कि उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और अगर वैल्यू 0 के करीब आएगी तो हम कहेंगे कि वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव के बाद हमारे पास हो सकती है नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल। नेगेटिव कोरिलेशन हम ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल क्या करता है डिक्रीज करता है। जो पार्टी टाइम है और टेस्ट स्कोर्स है इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होगी, नेगेटिव होगी। जितना ज़्यादा आप पार्टी पे टाइम स्पेंड करोगे उतना कम आपके टेस्ट स्कोर्स आएंगे। तो ये किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव कोरिलेशन की। जो नेगेटिव कोरिलेशन होती है इसकी रेंज 0 से लेके -1 तक होती है, और जितनी वैल्यू -1 के करीब होती है उतनी हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, और जितनी वैल्यू आपकी क्या ले कोई 0 के करीब होगी उतनी हम कहेंगे कि वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। सो कोरिलेशन बेसिकली क्या है कि दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कोरिलेशन, और इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक होती है, और पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू 0 से लेके +1 तक होती है, और नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू 0 से लेके -1 तक होती है। कोरिलेशन के हवाले से जो एक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोरिलेशन हमें जस्ट जो दो वेरिएबल्स उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताती है, हमें वो पॉसिबल कॉज और उसका पोटेंशियल जो रिजल्ट है उसके बारे में कोई एज सच खास इंफॉर्मेशन नहीं देती। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो हाई व्यूवरशिप है, ठीक है, हाई व्यूवर अग्रेशन जो है उसकी कॉज क्या है, तो इसकी कॉज जो है एक पॉसिबल कॉज ये हो सकती है कि ऐसे लोग जो ज़्यादा अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं टेलीविज़न पे उनकी जो क्या है हाई व्यूवर अग्रेशन आ जाता है, उसका रिजल्ट ये है कि उनके अंदर अग्रेशन आ जाता है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ऐसे लोग जो कि बाय नेचर अग्रेसिव है वही ज़्यादा अग्रेसिव कंटेंट टीवी पे देखते हैं। सो क्या है कि यूजुअली हमें कोरिलेशन से वेरिएबल के रिलेशनशिप्स का पता तो चल गया लेकिन उसके कॉज और इफेक्ट का पता नहीं चल सकता, ठीक है। और जो पॉइंट सी है वो ये कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके अंदर हाई एनर्जी है, ठीक है, उनके अंदर जो उसका रिजल्ट क्या है कि हाई व्यूअर एग्रेशन भी है, और वो क्या है कि टेलीविज़न पे हाई एग्रेसिव कंटेंट भी देखते हैं। सो इस डायग्राम में बेसिकली हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कोरिलेशन हमें कॉज, पोटेंशियल कॉज, पॉसिबल कॉज और पोटेंशियल रिजल्ट के बारे में नहीं बताती, बल्कि जस्ट हमें दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करके दे देती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो रिसर्च कर रहा है, वो डेलिबरेटली किसी एक वेरिएबल में चेंज लाता है और चेंज ला के वो देखता है कि उसका दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसमें वो चेंज लेके आता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जिसमें वो चेंज को स्टडी करना चाहता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा जो रिसर्चर है वो दो ग्रुप्स बनाता है, एक को वो कहता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को कहता है कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें जिसको रिसर्चर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती या डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल जब कंक्लूजन्स निकालता है या जो फाइंडिंग्स करता है तो वो दोनों ग्रुप्स की जो डिफरेंट फाइंडिंग्स हैं उनको आपस में कैसे लेता है, कंपेयर करके उनकी फाइंडिंग्स करता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें उसने वो चेंजेस लाई थी, डेलिबरेटली वेरिएबल्स को चेंज किया था, उसका क्या रिजल्ट्स हैं, प्लस ऐसा ग्रुप जो कि कंट्रोल के तौर पे यूज़ किया गया था उनकी क्या फाइंडिंग्स है, और वो दोनों को जब कंपेयर करता है तो फिर वो ट्रू फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स लेके आता है। ठीक है, या ट्रू कंक्लूजन्स को रीच करता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो रिसर्चर है वो कोई ना कोई मैनिपुलेशन करता है, चेंजेस लेके आता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो उसने वो चेंजेस लाई हैं उसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स आए हैं। और वो ये चीज़ रूल आउट करता है कि अदर जो फैक्टर्स हैं पॉसिबली जो कि अफेक्ट कर सकते थे वो नहीं है, बल्कि पर्टिकुलरली वही फैक्टर है जो उसने चेंज किया था उसकी वजह से ये चेंजेस आई हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मेडिकल रिसर्चर है वो कोई मेडिसिन डेवलप करता है कोल्ड फ्लू के लिए, और वो कुछ लोगों को 20 लोगों का ग्रुप है उनको 10 दिन के लिए मेडिसिन देता है और बाद में कंक्लूड करता है कि 10 दिन मेडिसिन खाने से उनकी ये डिजीज क्योर हो गई है, तो इस रिसर्च को हम एज इट इज नहीं मान लेंगे क्योंकि इसके अंदर फ्लॉ है कि उसने कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा जिससे वो अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर कर सके। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि जो 10 लोग हैं वो क्योर हो गए हों किसी और वजह से, मेडिसिन की वजह से ना। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। अच्छा, रिसर्च के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि दो ग्रुप का होना लाजमी है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब इसकी रिसर्च में जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि उसने कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की को कंपेयर कर सके। अब कंट्रोल ग्रुप क्या हो सकता था कि एक 20 लोगों का ऐसा वो ग्रुप बनाता जिनको फ्लू था और उनको वो मेडिसिन ना देता। ठीक है, और उनकी हेल्थ को भी 10 दिनों बाद वो मॉनिटर करता और देखता कि वो लोग रिकवर हुए हैं कि नहीं, फिर उनके रिजल्ट को वो कंपेयर कर सकता था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोगों के रिजल्ट्स के साथ जिनको 10 दिनों के लिए मेडिसिन दी गई। अच्छा, वो लोग जिनको मेडिसिन दी गई थी, अगर वो ठीक हो जाते हैं या रिकवर कर जाते हैं, और वो लोग जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे जिनको मेडिसिन नहीं दी गई, वो ठीक नहीं होते, क्योर नहीं होते, तो फिर ट्रू सेंस में हम कह सकते थे कि जो रिसर्चर है उसने ऐसी मेडिसिन डेवलप कर लिया जो कि कोल्ड फ्लू को कह लें कि की रिकवरी में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी जो अहम चीज़ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो ये है कि इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी एग्जांपल है, इसमें जो उसकी मेडिसन है, ठीक है, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोगों को क्या दिया जा रहा है, मेडिसिन दी जा रही है, और कंट्रोल ग्रुप के लोगों को मेडिसिन नहीं दी जा रही। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लोगों की हेल्थ जो कि वो मॉनिटर कर रहा है, देखना चाह रहा है। ठीक है, वो ये फैक्ट देखना चाह रहा है कि मेडिसिन जो है वो किस तरह से लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करती है। और तीसरी अहम चीज जो एक्सपेरिमेंट्स में आती है वो है सिग्निफिकेंट आउटकम। ठीक है, अच्छा, क्या कि जो उसकी रिसर्च है उसके मीनिंगफुल रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, या जो वो हाइपोथेसिस मेजर करना चाहता था वो हुई है कि नहीं। जैसे हमारी एग्जांपल है, इसमें रिसर्चर देखना चाहता था कि जो जूली डेवलप मेडिसन है क्या वो
कोल्ड फ्लू को क्योर करती है कि नहीं करती। थैंक यू फॉर लिसनिंग।